नमस्ते बच्चों। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि फोर्स ऑफ बायन्सी क्या होता है एंड फ्लोटिंग सिंकिंग कंडीशंस के बारे में। कल हमने कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके ऊपर। तो चलिए आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहला क्वेश्चन कल की कॉन्सेप्ट पर ही बेस ले रहा हूँ जो मैंने आपको आइडिया दिया था। मान लो आप कि एक वाटर कंटेनर है और उस वाटर कंटेनर में एक आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है, ठीक है। बट इस आइस क्यूब में एक मेटालिक कॉइन फ्रीज हो गया, ठीक है। दिस इज कॉइन एंड दिस इज आइस क्यूब। तो आपको इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि जो डेंसिटी ऑफ कॉइन है वो ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से, और ये जो लिक्विड है कंटेनर का वो वाटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सेम है कल के जैसा। इफ आइस melts then comment about water level, then comment about water level in container। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे ऐसे केसेस में कि आप दो वॉल्यूम्स कंपेयर करिए। एक को हम बोलते हैं फ्री वॉल्यूम और दूसरे को बोलते हैं फॉर्म्ड वॉल्यूम। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सोच लीजिए कि इस आइस क्यूब को अगर बाहर निकालना है तो कितना वॉल्यूम फ्री होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ फ्री वॉल्यूम की। तो उतना ही फ्री होगा जितना डिस्प्लेस हो रहा है। तो हम लगा देते हैं VD बाई VS इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल। बट गाइज ये रिलेशन डायरेक्ट आप तभी लगा सकते हैं जब एक ही डेंसिटी का सब्सटेंस फ्लोट कर रहा हो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे एक से ज्यादा डेंसिटी के सब्सटेंस है। आइस की डेंसिटी कुछ और है, कॉइन की डेंसिटी कुछ और है। तो ये लगाने की बजाय आप सीधा फ्लोटिंग कंडीशन लगाइए कि इस आइस क्यूब का नीचे वेट लग रहा होगा mg। कैसे लिखेंगे अपन mg? वो होगा अपना मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ कॉइन इंटू g, और वो किसके इक्वल आना चाहिए? FD which is rho of W into V displaced into G. So guys we will find V displaced from this. So V displaced from here I get mass of ice को मैं लिखना चाह रहा हूँ rho of ice into V of ice plus mass of coin को आप चाहें तो rho of coin into volume of coin लिख दीजिए, ठीक है। And divided by what we get is rho of water. So guys this is our V free. दिस इज अवर V फ्री। जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वही वॉल्यूम क्या होगा? फ्री। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फॉर्म्ड वॉल्यूम। फॉर्म्ड तो बच्चों फॉर्म्ड वॉल्यूम के बारे में बात कैसे करेंगे? तो फॉर्म्ड वॉल्यूम अपने को मिलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म ड्यू टू मेल्टिंग प्लस ये जो कॉइन है वो डूब जाएगा और कॉइन का जो खुद का वॉल्यूम है उसके बराबर वो नया वॉल्यूम क्रिएट करेगा। हम ऐसा सोच लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्यू टू मेल्टिंग मैं आपको बता चुका हूं क्या कंपेयर करना होता है आपको? मास। तो आप कंपेयर कर दीजिए यहाँ पे मास ऑफ आइस मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर। मास ऑफ आइस विल बी रो ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस, मास ऑफ वाटर विल बी रो ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म हुआ बच्चों? रो ऑफ आइस बाय रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस। तो चलिए पुट कर लेते हैं हम इसे। वी गॉट रो आइस V आइस divided by rho W plus VC. So this is V formed. Now let us compare these two terms V free and V formed. तो V free का जो पहला टर्म आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? It is written here rho ice V ice by rho W। चलिए मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपैरिजन इजी होगा। तो rho ice V ice divided by rho W plus this term I have here VC. दिस इज माई V फ्री। सो पहले टर्म तो इक्वल है। दूसरे टर्म की अगर मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पे आएगा रो C बाय रो W। दूसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ सिर्फ VC लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रो C बाय रो W। कौन बड़ा है? रो C बड़ा है। इसका मतलब आपका जो V फ्री है वो बड़ा है एज कंपेयर टू V फॉर्म्ड। तो बच्चों फ्री वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो लेवल क्या आ जाएगी? डाउन, ठीक है। तो V फ्री बड़ा है इसलिए हमारी जो लेवल विल फॉल, लेवल विल फॉल। तो इस तरीके से आपको सोचना है। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जस्ट कंपेयर V फ्री एंड V फॉर्म्ड।
can note down. Now, next question I am taking here is, and this question is, a block is hanging with a spring, okay, and it is in equilibrium. It is in equilibrium. Alright, and this block has mass. Okay, mass is given to you 10 gram. Let me take the mass m, and it is given to you that m is 10 gram. Next point is given to you is elongation of spring. In this case, elongation of spring means this is natural length, and natural length is spring elongated x naught, and this is given to you. Spring is elongated by 1 centimeter when this setup is in air. This is given to you. Okay. Now the next thing which is given to you is the density of copper. You know, density of copper is given, which is 9,000 kilogram per meter cube. Okay. So my question here is, when this block is completely submerged in water, you should write, when block is completely submerged in water, find new elongation in spring. When block is completely submerged in water, find new elongation in spring. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? मैं इस ब्लॉक को पूरा का पूरा वाटर में सबमर्ज कर दिया, तो स्प्रिंग का न्यू एलोंगेशन कितना होगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं अपन इसे. फिलहाल जब ये एयर में सीधा लटका हुआ है, तो फिर कितना एलोंगेशन दिखा रहा है? 1 सेंटीमीटर. यू आर वेरी मच फेमिलियर. दो फोर्सेस आ रहे होंगे, स्प्रिंग फोर्स और नीचे इसका mg. तो एयर में तो आप लिख देंगे स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg. सो आई विल राइट स्प्रिंग फोर्स इज k into x naught is equal to mass, which is 10 gram. So 10 into 10 to the power minus 3 into g. Yes, so I write 10. So I got basically k from this information as 10, yani 100 into 10 to the power minus 3 and 10 to the power minus 1 divided by 10 to the power minus 2. I put the value of x naught here. So I got value of k as 10 Newton per meter from the first information. Okay. Now when this block is dipped in water, when this is dipped in water, spring का volume आप neglect करेंगे. So what happens? This is natural length. Elongation changes from, earlier it was x naught, now it is x. This block is dipped in water completely. So this is water. So what happened is, apart from mg and fs, one more force start to act here, which is force of buoyancy. कौन सा फोर्स और लगने लगा? फोर्स ऑफ buoyancy. ठीक है, राइट सिंपली. तो क्या लिखोगे अभी आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन? fs प्लस fb इज इक्वल टू mg. fs की वैल्यू भाई k इंटू x, जो हमें फाइंड करना है x, प्लस fb होता है रो एल. रो एल इज हियर रो w. ओके, दिस इज वाटर. ओके, मेंशन है क्वेश्चन में. इंटू vd. vd is simply vs here. Yes or no? Completely submerged बोल रहा है. Into g is equal to m, हमें पता है. तो basically I need x, so I'll just shift the terms there. So kx is equals to mg minus rho w vsg, and x is this mg by k minus rho w vsg by k. So guys, mg by k I anyway know is x naught. So I'll put that number here. Simply, I need Vs. So how to find Vs? Vs is volume of this block. So you write mass of this block is equal to volume of this block into density of this block. Yes, and density of copper. So volume will be what? Mass divided by density. So I put this here. So I got x as mg by k minus rho of w, vs की जगह पे m g divided by rho of copper into k. So guys, mg by k का टर्म आप कॉमन निकाल सकते हैं. To minimize the calculation, I took mg by k common, 1 minus rho w by rho copper. Just put the numbers. What is mg by k? मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ from this only.
mg by k is x नॉट, मतलब मुझे k की वैल्यू निकालने की खास जरूरत नहीं थी, तो मैं x नॉट की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे. सो दिस इज आई गॉट x नॉट 1 minus rho of w divided by rho of copper. So I got 1 centimeter, basically it is 1 minus 1000 divided by 9000. So I got 8 by 9, 8 x naught by 9. So you write 8 by 9 centimeters. So guys, स्प्रिंग का जो एलोंगेशन था पहले 1 सेंटीमीटर था और बाद में कितना रह गया 8 by 9 सेंटीमीटर्स, मीन्स लेस देन 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एक और फोर्स लग रहा है इस पर. कौन सा? फोर्स ऑफ बायंसी. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. ओके, जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन बताया गया और कुछ नहीं. एंड नोट डाउन. नाउ लेट अस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आर्किमिडीज, ये कहानी है, पता नहीं ऑथेंटिक है या नहीं. ये बिफोर क्राइस्ट वाली बातें हैं ना, बहुत ही पुरानी बातें हैं. तो किंग था वहां पे, मुझे कंट्री जगह याद नहीं है, यूरोप की बात है ये. तो किंग का जो क्राउन था, उसने चैलेंज किया कि इस क्राउन को प्योर गोल्ड से बनाया गया है या फिर इसके अंदर कुछ कैविटीज है या कुछ इम्प्योर मेटल यूज किए गए हैं, बिना इसे काटे कौन प्रूफ कर सकता है. एंड आर्किमिडीज केम फॉरवर्ड, ओके, एंड by using this concept of buoyancy, he actually proved that crown was having either cavities or metals other than gold, okay, inside. So some similar kind of question I have taken here, not exactly. तो लिखिए, an iron casting has number of cavities. An iron casting has number of cavities. Full stop. It weighs 6000 Newton, 6000 Newton in air. It weighs 6000 Newton in air and 4000 Newton in water. Find total volume of cavities. Find total volume of cavities if density of iron is 8000 kilogram per meter cube. 8000 kilogram per meter cube. अब बहुत सारे लोग कास्टिंग नहीं समझे होंगे कि कास्टिंग क्या है. तो कास्टिंग मेटलर्जी की एक प्रोसेस है जिसमें कि आप मेटल्स को मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं और उन्हें जिस शेप में आपको बनाना हो उस शेप के मोल्ड में पोर कर देते हैं, सॉलिडिफाई होने देते हैं और बाद में वो वैसी ही शेप ले लेती है. सो इसे बोलते हैं कास्टिंग. तो मान लीजिए आपने आयरन को मोल्टन स्टेट में लेके गए और आपको एक क्यूब बनाना है, तो आपने क्यूब टाइप का एक मोल्ड बनाया है ना, बॉक्स जैसा, उसमें आयरन फिल कर दिया, बाद में बॉक्स की कवरिंग रिमूव कर दी, तो आपको आयरन का एक क्या बन गया, क्यूब. बट जब वो आयरन सॉलिडिफाई हो रहा था तो उसके एयर बबल अंदर ही ट्रैप हो गए, बाहर नहीं निकल पाए. ठीक है, तो आपको यही बताना है कि उन एयर बबल्स का वॉल्यूम कितना है, यानी उन कैविटीज का, जो कैविटीज है अंदर, उनका वॉल्यूम कितना है. आप मेरी बात समझ रहे हैं. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वेट इन एयर एंड वेट इन वाटर. तो यहाँ पे एक नोट करने जैसा पॉइंट है. ठीक है, ट्रू वेट एंड एपेरेंट वेट. तो ट्रू वेट का मतलब हो गया वेइंग मशीन से जो आप मेजर कर रहे हैं. ठीक है, तो वेट इन एयर जब भी लिखता है इसका मतलब है उसका ट्रू वेट, मतलब वो क्या है, mg. ठीक है, एंड जब वो एपरेंट वेट इन लिक्विड की बात करता है, एपरेंट वेट इन लिक्विड, किसी भी लिक्विड, तो वो बात कर रहा होता है एक्चुअली दिस mg माइनस fb की. इसीलिए पानी के अंदर चीजें हमें हल्की लगती है. ठीक है, अगर आप कभी स्विमिंग करने गए हैं और आपका फ्रेंड आपके साथ में है, ठीक है, एंड सपोज आपको स्विमिंग नहीं आती, उसे आती है और वो स्विम कर रहा है और आप उसके पैर को ही पकड़ के आप भी फ्लोट कर सकते हैं. यानी आपके एंटायर बॉडी के वेट को सिर्फ जरा सा आपने सपोर्ट लिया अपने फ्रेंड का, उसी पे आप होल्ड कर सकते हैं. तो एक्चुअली आप अपने mg को बैलेंस नहीं कर रहे हैं वहां पे, आप किसे बैलेंस कर रहे हैं, mg माइनस fb. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड.
तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको एपरेंट वेट इन लिक्विड बोला जाए, मतलब क्या दे दिया है उसने, वेट माइनस फोर्स ऑफ बायेंसी। ट्रू वेट मतलब उसका वेट इन एयर। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात, जब जरूरत हो तब यूज कर लेना। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे पास कास्टिंग है, एक सॉलिड है जिसके अंदर नंबर ऑफ कैविटीज है, मुझे नहीं पता कितनी। इस कास्टिंग का एयर में वेट कितना दिया हुआ है, एयर में दिया हुआ है 6000 न्यूटन, यानी इसका mg का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 6000 न्यूटन, यानी इसका जो मास है वो दिया हुआ है 600 kg। एंड इन लिक्विड यानी W apparent कितना दिया हुआ है, W apparent इन वाटर बेसिकली, यस वाटर ही दिया हुआ है इसमें। तो W apparent in water it is saying it is 4000 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ mg माइनस fb, इसकी वैल्यू कितनी है 4000 न्यूटन। इसका मतलब हुआ fb की वैल्यू है 2000 न्यूटन। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि इस कास्टिंग पे जो फोर्स ऑफ बायेंसी लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2000 न्यूटन। ठीक है भाई, फोर्स ऑफ बायेंसी हम जानते हैं क्या होता है। अल्टीमेटली मुझे पहुंचना कहां पे है, वॉल्यूम ऑफ कैविटीज फाइंड करना है, मैं फाइंड लास्ट में, यस। तो आपको समझना होगा कि डेंसिटी ऑफ आयरन दिया है उसने, डेंसिटी ऑफ कास्टिंग नहीं दिया है, आयरन मेटल दिया है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको मटेरियल डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मटेरियल डेंसिटी दिया है, तो आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ आयरन विल बी मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आयरन, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टर्म हियर। ओके, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आयरन, इसमें वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंक्लूडेड नहीं है। तो व्हाट इज डेंसिटी दे हैव गिवन टू यू। ओके, मैं वैल्यूज बाद में पुट करता हूं। तो क्या आप यहां से मुझे वॉल्यूम ऑफ आयरन निकाल के दे सकते हैं, बिल्कुल, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। Now what is mass of iron? तो हम मान रहे हैं कैविटीज में कुछ नहीं है या एयर है, तो आयरन के कंपैरिजन में कैविटीज का मास निग्लिजिबल है। तो जो भी मास निकल गया है वो किसका ही मास है, आयरन। तो हम यहाँ साइड में लिख सकते हैं कि मास ऑफ आयरन विल बी नथिंग बट मास ऑफ कास्टिंग, बिकॉज कैविटीज का मास निग्लिजिबल होगा, बिकॉज मास ऑफ कैविटीज विल बी निग्लिजिबल। ओके, so I can use this idea here. So volume of iron, I get mass of iron which is 600 kilogram divided by the density which I gave you 8000. Yes, 8000. So this cancels out. We can cancel. Or do you want to put numbers or you want to leave it? Okay, we leave it. बाद में put करते हैं अपन एकदम। तो मुझे volume of iron मिल गया, वो मिल गया mass which is m divided by density of iron, so I keep it with me. Alright, FB का यूज करते हैं। FB क्या होता है, रो ऑफ लिक्विड which is water here and V displaced, तो कास्टिंग इज टोटली सबमर्ज्ड, तो ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम तो कास्टिंग का ही वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग इनटू जी, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, सॉरी इट इज 2000, यस। तो चलिए जी उधर भेज देते हैं। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग आ गया, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग कितना आ गया, जी से एक जीरो कैंसिल हो गया, सो आई हैव 200 डिवाइडेड बाय दिस रो डब्ल्यू, यस। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग इज वॉल्यूम ऑफ आयरन प्रेजेंट इन दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटीज। नोट, कैविटीज के पास मास नहीं है पर कैविटीज स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। ओके, सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग एज वॉल्यूम ऑफ आयरन प्रेजेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटीज, and this I got as 200 divided by rho w. So guys, I reached to my answer of volume of cavities. ठीक है, so volume of cavities कितना मिल गया मुझे, volume of cavities is equal to volume of casting minus volume of iron. So volume of casting is 200 divided by rho w and volume of iron is m divided by rho of iron. I need to subtract, so let's do it. So 200 divided by 1000 minus mass is 600 divided by 8000. So let's cancel out the terms and I have 1 by 5, or I write here volume of cavities is equal to 0.2 minus, here we have 3 by 40,
or 3/4. 3/4 is 0.75. Okay, so it is 0.075. So how much I have? And you'll be surprised, most of the volume of this casting is occupied by the cavities. Can check, iron is occupying only 0.075 meter cube and cavities are occupying 0.125 meter cube of volume. Okay, so you can note this question. Well, let's move to the next question which I am giving you. तो क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर मैं आपको बोर्ड पे बता दे रहा हूँ. देयर इज ए क्यूब ऑफ आयरन, आप लिख लीजिए, क्यूब ऑफ आयरन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर each, and it is in equilibrium. It is in equilibrium at interface. Equilibrium at interface of two immiscible liquids. Interface of two immiscible liquids, यानी मिक्स नहीं हो रहे हैं वो liquids. Water and mercury. Water and mercury. Find length of cube in each liquid. Length of cube in each liquid. ठीक है, तो क्वेश्चन, और आपको साथ में आयरन की डेंसिटी भी दे रखी है उसने. So use this number, density of iron as, okay, is given to here as 7700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. आपको रटना नहीं है डेंसिटीज, क्योंकि आयरन बहुत सारे टाइप के आ सकता है. ठीक है, प्योर भी हो सकता है या फिर उसमें कुछ अलॉय भी हो सकता है, स्टील्स हो सकते हैं. सो यू डोंट वरी अबाउट दिस नंबर. लास्ट क्वेश्चन हमने 8000 दिया है, बट यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7700. साथ में दो लिक्विड है जिनकी डेंसिटी आपको पता है एनीवे, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी also you should be knowing is 136, 13.6 into 10 to the power 3 kilogram per meter. So these are the numbers we have, okay, and there we have cube of dimensions 6 centimeter each, okay, and this cube is floating on interface of two liquids, namely mercury and water. Okay, it is completely inside. Is mentioned in the question, it is completely inside. ठीक है, तो जो कम डेंसिटी का लिक्विड है वो ऊपर रहेगा, जो ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा. मुझे नहीं पता किसमें कितना पार्ट है, तो मैंने मान लिया कि इस क्यूब का x सेंटीमीटर मीटर आपको मानना पड़ेगा. मैं मीटर में मान रहा हूँ, SI में, ताकि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी लिखते रहे. और ये हो जाएगा मेरे पास 6 माइनस दिस, तो मैं इसे पहले ही कन्वर्ट कर देता हूँ 0.06 minus x in water. So I want these two numbers basically. ठीक है, तो वाटर में कितना पार्ट है इसका बताओ. वाटर में कितना पार्ट है? वाटर में इसका पार्ट है 0.06 minus x, एंड मर्क्यूरी में कितना है? x, and this cube is made of iron and is floating in this condition. It's not sink नहीं कर रहा है. और सिंक भी कर जाता है तब भी बॉडी पे Fb तो लगता ही रहता है. ओके, बस Fb mg से कम रहता है, इसलिए बॉडी नीचे चला जाता है. पर यहाँ जस्ट फ्लोट हो रहा है ये यहाँ पे, तो Fb mg के इक्वल होगा. जब भी फ्लोटिंग आ जाए आपको क्या कर देना है? सीधा Fb इक्वल टू mg. चलिए भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा बिल्कुल. तो मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे ध्यान से सुनिए. बताइए वाटर कहाँ कहाँ कांटेक्ट में है? बताइए, वाटर इसके किस किस हिस्से के कांटेक्ट में है? वाटर इसके टॉप के कांटेक्ट में है. आई एग्री. ठीक है, वाटर इसकी साइड्स के कांटेक्ट में है. सो दिस इज कांटेक्ट एरिया ऑफ वाटर.
चलिए मरकरी बताइए, मरकरी बची हुई साइड के कांटेक्ट में है, दिस इज मरकरी, और नीचे के कांटेक्ट में है, फिर यहां भी मरकरी। तो मुद्दे की बात, वाटर का अगर मैं ओवरऑल फोर्स निकालू, ध्यान बहुत अच्छे से देना है, वाटर का अगर मैं ओवरऑल फोर्स निकालू बच्चों, तो वाटर का ओवरऑल फोर्स कहाँ दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल, आई ऑल्सो एग्री विद दैट कि वाटर नेट किधर फोर्स लगा रहा है, नीचे, है, क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे और ये नीचे की तरफ आ रहा है, और मर्क्यूरी नेट किधर लगा रहा है, ऊपर। आप समझ रहे हैं? तो क्या करते हैं अपन पता कर लेते हैं कि वाटर नीचे कितना लगा रहा है और मर्क्यूरी ऊपर कितना लगा रहा है, नेट निकाल लेते हैं, वही होगा आपका एफ बी। फिर हम देखेंगे कि यहां भी क्या हमारा फॉर्मूला काम करेगा, दैट रो एल वी डी इंटू जी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक लिक्विड नहीं है, यहाँ पे कितने लिक्विड है, 2 लिक्विड है। तो चलिए पहले मैं बेसिक से कर रहा हूँ, प्रेशर इंटू एरिया से फोर्स लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मान लीजिए कि इसकी टॉप सरफेस पे प्रेशर P1 है और इसकी बॉटम साइड पे प्रेशर P2 है, साइड वाला तो कैंसिल ही कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए मुझे, अब ये क्यूब है तो इसका एरिया तो सेम ही आएगा ऊपर नीचे, बढ़िया भाई। तो ऊपर नीचे की तरफ वाला जो फोर्स आएगा, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ जिसमें सिर्फ ये फोर्स दिखाऊं, वो कितना आएगा, P1 है, ठीक है भाई। इधर से जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, P2 है, आई एग्री। नेट फोर्स कितना आएगा, और साथ में इस पर नीचे क्या लग रहा है इसका, mg। तो अपन क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, आई विल बी राइटिंग P2 माइनस P1 इंटू A मस्ट इक्वल टू mg, ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं भाई, ठीक है। तो अब आप वैल्यू पुट करवाइए, P2 माइनस P1 कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान से बताइएगा मुझे। P2 माइनस P1 आप लिखोगे, यहां से आप स्टार्ट करिएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स में सीखा है हमने, ये साइड लेंथ ये कुछ है 0.0606 माइनस एक्स, यस। थोड़ी देर के लिए इसको y लिख दूंगा, बाद में वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये y तक किसके अंदर है, वाटर के, और बचा हुआ जो x पार्ट है वो किसके अंदर है, मर्क्यूरी के। तो आप ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे प्रेशर, तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से आएगा आपका रो W इंटू जी इंटू वाई, आप लिखेंगे रो W इंटू जी इंटू वाई, ठीक है, प्लस रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एक्स, यही होगा प्रेशर डिफरेंस, अग्री, यस, ओके। सो is equal to what, mg, you will be writing what, you will be writing density of this iron into the total volume, yes, into g, so I cancel g, so what I have, the equation is rho w into y plus rho of hg into x equal to rho of iron into v of iron, and I forgot to write area, okay। So you will do one thing, हम एरिया को नीचे भेज दें, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, सिर्फ एक डायमेंशन ही बची रह जाएगी। सॉल्व करते हैं अपन इसे, चलो। तो रो ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर एक काम करिए, मैं वापस यहीं आ रहा हूँ, एरिया को आप यहीं मल्टीप्लाई रहने दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है रो डब्ल्यू इंटू ए इंटू वाई प्लस रो एच जी इंटू ए इंटू एक्स is equal to rho of iron into v of iron, yes। थोड़ी देर के लिए g भी कैंसिल मत करिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। guys, just focus on this term which I have written here on the top, just focus here, rho w a y g, this is rho, this is vd, this is vd in water, can you check इसका कितना वॉल्यूम वाटर में है, area into y, once again come here, a into x, what is a into x, this is vd in mercury, so rho l vdg, this is force of buoyancy applied by water, this is force of buoyancy applied by mercury, and this is nothing but mg, can you check one thing, so here one thing to note, and these two terms ये ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कुछ बात समझ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे,
ये दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं, तो देखा जाए तो वाटर नेट फोर्स किधर लगा रहा है, नीचे। मर्क्यूरी नेट फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर। इस बॉडी पर नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। पर एट द एंड वो नेट फोर्स कैसे निकल के आ जाता है कि फोर्स अप्लाइड बाय वाटर अपवर्ड व्हिच इज एफपी ऑफ वाटर प्लस एफवी ऑफ मर्क्यूरी। आप समझ रहे हैं? तो ये सुपर पोजिशन थ्योरम के जैसा हो गया कि आप इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं अगर, तो आप यहीं पहुंच जाते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द दिस पर्टिकुलर क्यूब। तो आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ये ना सोचें कि यहां वाटर ऊपर की तरफ कैसे फोर्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, पर उसका इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। वाटर के ऊपर होने की वजह से मरकरी का इस लेवल पे प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ गया है। अगर यहाँ वाटर नहीं होता तो मरकरी यहाँ पे क्या लगा पा रहा होता, कम प्रेशर। तो वाटर का इफेक्ट मरकरी में ट्रांसफर हो गया है। जिसे आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ बायनेंसी प्रोवाइडेड बाय वाटर प्लस फोर्स ऑफ बायनेंसी प्रोवाइडेड बाय मरकरी। नहीं जाएंगे तो फिर आपको इतना सब कुछ बेसिक से लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता था यहाँ पे, मैं डायरेक्ट अपना क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर सकता था, मैं डायरेक्ट अपना क्वेश्चन यहां से ही स्टार्ट कर सकता था। मैं बोल सकता था कि इस पर वाटर एक फोर्स ऑफ बायनेंसी लगाएगा ऊपर, और एक फोर्स ऑफ बायनेंसी इस पे कौन लगाएगा, मरकरी। और ये दोनों फोर्स ऑफ बायनेंसी किसे बैलेंस कर रहे होंगे, mg ऑफ दिस ब्लॉक। बट ये समझना में मुश्किल होता क्योंकि वाटर नेट अपवर्ड फोर्स लगा ही नहीं रहा है, पर उसका जो इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है हमने उसे बाइफरगेट कर दिया। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी। ठीक है भाई, आप एफ बी यही लिखेंगे जो ऊपर लाइन लिखी हुई है। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे रो डब्ल्यू इंटू वाई प्लस रो ऑफ एच जी इंटू एक्स इज इक्वल टू रो ऑफ आयरन इंटू 0.06। वॉल्यूम ऑफ आयरन को क्या लिख सकते हो आप, a इंटू 0.06 एरिया इंटू हाइट। So let's put the numbers to solve this. We have 10 to the power 3 into y is 0.06 minus x. We have 13.6 into 10 to the power 3 into x is equal to, we have 7.7 into 10 to the power 3 into 0.06. So we cancel out these terms and we can solve. Yes, यहाँ से x solve करके मिलेगा मुझे 0.0319 मीटर। आप सॉल्व करिए, और 0.06 माइनस x वो मिलेगा मुझे 0.0281 मीटर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ मेरे x की जो वैल्यू है वो है 3.19 सेंटीमीटर एंड मेरे y की जो वैल्यू है वो है 2.81 सेंटीमीटर। यानी 3.19 सेंटीमीटर पार्ट is in the mercury and 2.81 centimeter part is in water. So this question is not only important from the point of view of the way we solved, but also we have cleared one confusion which mostly arises by solving question is कि किसी बॉडी का सिर्फ टॉप फेस एंड साइड फेसेस ही किसके कांटेक्ट में है, लिक्विड के, फिर भी वो बॉडी क्या अप्लाई कर सकती है, नेट अपवर्ड फोर्स। ठीक है, तो कायदे से रियलिटी में बॉडी नेट अपवर्ड फोर्स नहीं अप्लाई कर रही है, उसके प्रेशर का इफेक्ट नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स ओवरऑल किधर आ रहा है, ऊपर। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इंडिविजुअल फोर्सेस लिख के नेट फोर्स निकालें, या फिर आप सीधा सीधा फोर्स ऑफ बायनेंसी बाय फर्स्ट एंड फोर्स ऑफ बायनेंसी बाय सेकेंड लिखते हैं। एंड फोर्स ऑफ बायनेंसी लिखते टाइम सिर्फ क्या ध्यान रखेंगे आप, रो एल इंटू वी डी इंटू जी। ठीक है, ओके, नोट डाउन। ओके, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक है, तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। ए यूनिफॉर्म सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी, 0.8 ग्राम पर सीसी, floats in equilibrium in combination of two non-mixing liquids, A and B with its axis vertical,
its axis vertical. Now few numbers are given to you. लिखिए density of liquid A 0.7 gram per cc, density of liquid B 1.2 gram per cc. ठीक है. Height of cylinder in liquid A, height of ऐसे लिखो, height of liquid A is 1.2 centimeter, 1.2 centimeter. Okay, and second, height of cylinder in liquid B is 0.8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आपको डेंसिटी दी है सिलेंडर की, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है. डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए दिया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी दिया है, आपको हाइट ऑफ सिलेंडर जो लिक्विड ए के अंदर है वो दी हुई है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है, और आपको बेसिकली हाइट ऑफ सिलेंडर इन लिक्विड ए नहीं दिया है, आपको दिया है हाइट ऑफ लिक्विड ए, यानी लिक्विड ए की जो ओवरऑल हाइट है वो दी हुई है, और लेंथ ऑफ सिलेंडर इन लिक्विड बी दी हुई है. तो सबसे पहला पार्ट जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, वो ये है, फाइंड नेट फोर्स exerted by liquid A, net force exerted by liquid A, और डायग्राम भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में टू अवॉइड कंफ्यूजन. दिस इज द डायग्राम. सो आपको ये हाइट्स दी हुई हैं 1.2 एंड 0.8. सो लिक्विड A दिस इज कंटेनर, ऑलराइट. ऊपर जो है वो लिक्विड A है, दिस इज लिक्विड A, और ये आपका HA है, ठीक है, और ये आपका HB है, हाइट इन लिक्विड, एंड कुछ हिस्सा उसका किस में निकला हुआ है? एयर में. दिस इज एयर, दिस लिक्विड इज B, ठीक है, एंड दिस इज योर सिलेंडर. सो दिस इज डायग्राम यू हैव. ओके, तो सबसे पहला पार्ट जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड A. उससे पहले मैं गिवन नंबर से एक बार लिख लेता हूँ. तो मुझे डेंसिटी ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है विच इज 0.8 ग्राम पर सीसी. दूसरा मुझे डेंसिटी ऑफ A, डेंसिटी ऑफ B, HA एंड HB, ये नंबर्स पता है, एक एक करके लिख लेते हैं. सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड A इज 0.7 gram per cc. Liquid B is 1.2 gram per cc. Height in liquid A is 1.2 centimeters. Height in liquid B is 0.8 centimeters. And the question which is asked is net force exerted by liquid A. Well, if it was a physical class, I would have asked this question to you. I cannot hear you, but I can feel. Many of you are giving me answer 0. And 0 is right answer. See why? Liquid A, you see, liquid A ना तो सिलेंडर के टॉप के कांटेक्ट में है और ना ही सिलेंडर के बॉटम के कांटेक्ट में है. तो लिक्विड ए सिर्फ फोर्स कहाँ से लगा रहा है? लिक्विड ए लगा रहा है सिर्फ और सिर्फ साइड से, और साइड का फोर्स क्या हो जाएगा? इसका कैंसिल आउट, क्योंकि जो प्रेशर वेरिएशंस यहाँ पे है वही यहाँ पे है. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, नेट फोर्स अप्लाइड बाय liquid A on cylinder, my answer is 0. Okay, now what about the force of buoyancy जो मैं लास्ट क्वेश्चन में चिल्ला के बोल रहा था? क्या लिक्विड ए कोई फोर्स ऑफ बायंसी नहीं लगा रहा है? तो बच्चों फोर्स ऑफ बायंसी कोई जादूगर वाला फोर्स नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है कि फोर्स ऑफ बायंसी कोई नया फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है. फोर्स ऑफ बायंसी जस्ट द नेट फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड ड्यू टू इट्स प्रेशर. ओके, सो लिक्विड ए कोई नेट फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है, बट हाँ
लिक्विड ए का जो इफेक्ट है वो कहां ट्रांसफर हो रहा है, बी में, और ए की वजह से बी क्या कर पा रहा है, ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है इस सिलेंडर के ऊपर। कुछ ऐसे जैसे कि एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 केजी का, है ना, उसके, और वो एक 20 केजी के ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, और ये दोनों किसी फ्लोर पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ ये फ्लोर का इफेक्ट क्या आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस फ्लोर ऑन दिस 20 केजी। तो इफेक्ट ऑफ फ्लोर ऑन 20 केजी क्या आ रहा है भाई, कितना नॉर्मल लगा रहा होगा ये फ्लोर 20 केजी पे, नॉर्मल लगा रहा होगा ये 300 न्यूटन के बराबर, और यहाँ पे कितना आ रहा होगा 100 न्यूटन के बराबर, और नीचे कितना इसका वेट लग रहा होगा 200 न्यूटन। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इसका खुद का वेट तो 200 ही है, फिर फ्लोर इस पे 300 क्यों लगा रहा है, क्योंकि टैंक का इफेक्ट, टैंक की जो प्रेसिंग इफेक्ट है उसको रिएक्ट कर रहा है कौन, फ्लोर। पर फिर भी मैं उसे फोर्स अप्लाइड बाय 10 नहीं बोलूंगा, उसे फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर बोलूंगा। समझ रहा है आप ये बात, ओके, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, फाइंड H, means part of cylinder in air. Well, how will you find H? So definitely it is floating. So whatever net force are applied by liquids on this cylinder must be balanced with force of gravity. So let's do it. So इसे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला, मैं सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो सिलेंडर पे जो नेट फोर्स है वो यहाँ से लग रहा है और ऊपर से भी लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऊपर आएगा P नॉट इंटू एरिया, और नीचे क्या आएगा बताओ बच्चों, P नॉट प्लस रो ऑफ ए जी इंटू एच ऑफ ए प्लस रो ऑफ बी जी इंटू एच ऑफ बी इंटू ए। आई होप यू गॉट इट। आई हैव जस्ट रिटन प्रेशर एट दिस पॉइंट। सो यही मैं इतनी देर से चिल्ला के बोल रहा हूँ कि यहाँ के प्रेशर में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए, ठीक है। तो ये नेट फोर्स लिक्विड की वजह से लिख पाएंगे अपन, बिल्कुल लिख पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इस पर क्या लग रहा है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे भी आप ब्रेक कर लीजिए, जिसे आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंडर इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसे मैं एरिया इनटू टोटल हाइट H प्लस HA प्लस HB इनटू G, ठीक है। इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अपने को मिलेगा यहाँ से ऊपर की तरफ वाला फोर्स P नॉट प्लस रो A G H A प्लस रो B G H B, ठीक है, whole thing with area minus P naught A, this is the net upward force, must be equal to rho C into area into these heights HA plus HB and whole thing with G. So we will cancel out the terms which are cancelling out, P naught cancels out, so I have rho A, G also cancels out, HA plus rho B HB is equal to rho C H plus HA plus HB. So guys, what is H? I can write rho A HA plus rho B HB divided by rho C minus HA minus HB. So this is what I have, okay, to solve. जिसे मैं further यहाँ लिख रहा हूँ, तो मेरे पास H आ जाता है, कैलकुलेशन और मिनिमाइज करूँ अगर मैं, तो रो A by रो C माइनस 1, ठीक है, इंटू HA प्लस रो B by रो C minus 1 into HB. I'll simply put the numbers. So if I put the numbers here, what is rho A? Rho A is 0.7 by rho C, आपके भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. So we're writing 0.7 divided by 0.8 minus 1. I found it is the easiest to write 1.2 सेंटीमीटर में रहने दीजिए. Rho B, which is 1.2 divided by 0.8 minus 1 into 0.8. So you can solve this easily and you get the value of H to be 0. Check your answer, 25 centimeters. So I hope you understood this question. Yes. Now, last question में जो आइडिया मैंने आपको बताया कि क्या मैं नेट फोर्स ऑफ बायसेंस के टर्म में लिख सकता हूँ. हालांकि लिक्विड कोई नेट फोर्स नहीं लगा रहा है, ओके, बट स्टिल
मैं लिक्विड ए का जो इफेक्ट नीचे ट्रांसफर हुआ है प्रेशर में उसे काउंट में ना लूं, मैं अलोन लिक्विड ए की वजह से फोर्स लिखूं, अलोन लिक्विड बी की वजह से, कौन से, फोर्स ऑफ बायनेंसिस। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को ब्रेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ऐसा सोचने की बजाय मैं क्या बना सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नंबर्स मिटा रहा हूँ, द गिवन इंफॉर्मेशन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, बिल्कुल। फिर आप क्या लिख दें इस पे, एक बात तो आप ये लिख दें कि एटमॉस्फेयर कोई नेट फोर्स लगाने वाला नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ओवरऑल क्या करेगा, फोर्स उसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, हर डायमेंशन से। ओके, सो आई विल बी राइटिंग फोर्स ऑफ बायनेंसी by A, then I will be writing force of buoyancy by B. One can think of force of buoyancy by air, okay, and its force of gravity. Now I'll be surprised why FBA, ये तो कोई नेट फोर्स लगा ही नहीं रहा है, यस गाइस नहीं लगा रहा है, बट ए का इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है बी में, और उस इफेक्ट को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। इट इज सुपरपोजिशन थ्योरम आई एम यूजिंग हियर, ठीक है, मींस राइटिंग इफेक्ट ऑफ वन एट ए टाइम। नाउ हाउ विल यू राइट एफबी ऑफ ए, यू विल बी सिंपली राइटिंग डेंसिटी ऑफ ए रो एल वीडीजी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय ए, इट विल बी व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एच ए इनटू जी। हाउ विल आई राइट एफबी ऑफ बी, इट विल बी डेंसिटी ऑफ बी इनटू एरिया इनटू आई, दिस इज वीडी ऑफ बी इनटू जी। इस पार्ट को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। सो दिस इज व्हाट आई गॉट। सो व्हाट इक्वेशन यू विल राइट सिंपली हियर बाय इक्वेटिंग दिस, you will be writing this plus this equal to this, and this is what you got there also, rho A into HA into G plus rho B into A into H B into G is equal to mg, which you write rho C into A into H plus HA plus HB into G. Check this equation, do you get the same thing here finally here? Yes, check. Can you check? ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको दोनों बातें ही ध्यान रखनी है। अगर सिर्फ ए लिक्विड पे नेट फोर्स पूछ रहा है तो जीरो आ रहा है भाई यहाँ पे, वहाँ फोर्स ऑफ बायनेंसी मत लिख के आ जाना। बट हाँ, अगर आप इसे ओवरऑल नेट फोर्स लिखना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप प्रेशर लिख के प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स लिख दीजिए, या फिर आप इंडिविजुअल लिक्विड्स के वजह से फोर्स ऑफ बायनेंसी लिख दीजिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आइडिया। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट नाउ। चलिए बच्चों, तो हम इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं। देखिए, इफ द सिलेंडर, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, अपन ने दो किए, एक अपन ने नेट फोर्स बाय ए लिखा, फिर अपन ने स्मॉल एच की वैल्यू निकाली। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पार्ट वी आर राइटिंग। इफ द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड, इन पुश कर दिया नीचे, इन सच अ वे दैट its top surface is just below liquid A. Top surface is just below upper surface of liquid A. And then it is released. Find acceleration of cylinder just after it is released. Find acceleration of cylinder just after it is released. So what is done here is, जो small h part उसका ऊपर था, उस small h part जितना हिस्सा आपने प्रेस कर दिया नीचे, तो आप देखिए ये था आपका लिक्विड A, ठीक है, ये हाइट थी HA जो आपको ऑलरेडी पता है। अब सिलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, सिलेंडर विल लुक लाइक दिस। So here HB plus H, this much part is now in liquid B, ठीक है। तो देखो, जब ये इक्विलिब्रियम में था तब H वाला पार्ट हवा में था,
अब क्या हुआ इससे, फोर्स ऑफ बायनेंसी अप्लाइड बाय ए इज सेम, फोर्स ऑफ बायनेंसी अप्लाइड बाय बी हैज इंक्रीज्ड, mg तो उतना ही है, तो अब इस पर क्या लग जाएगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, फोर्स अपन लिख लेते हैं, तो मैं सुपरपोजिशन मेथड से कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ बायनेंसी अप्लाइड बाय ए और फोर्स ऑफ बायनेंसी अप्लाइड बाय बी, और साथ में नीचे क्या लग रहा होगा इसका, mg। ये तीन फोर्स लगा दिए, और साथ में इस पर नेट फोर्स ऊपर होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर। नेट फोर्स ऊपर क्यों है, क्योंकि जब ये h पार्ट b के अंदर नहीं था उस स्टेट में भी इक्विलिब्रियम में था, अभी h पार्ट और नीचे आ गया और इसने लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया, तो फोर्स ऑफ बायनेंसी की वैल्यू बढ़ गई। तो चलिए लिखते हैं अपन, तो क्या लिखोगे आप, FB ऑफ A प्लस FB ऑफ B माइनस mg is equal to ma. So FP of A will be rho of P into VD, which is A, which is H plus HB plus FB. I'm sorry, I want to remove this. So I have FB due to A, density of A, into area into HA, this is VD into G. Then density of B, VD will be calculated like A, it is H plus HB, this is VD, new VD into G minus this is mg। ओके, जैसे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रो ऑफ C into A into total height which is H plus HA plus HB into G is equal to M, so it will be again rho C A H plus HA plus HB into A। So guys, this is what you have the equation. Now you just look closely. So I will write A तो कैंसिल हो जाएगा, रो A H A into G, G हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस रो B H प्लस रो B H B माइनस रो C H प्लस H A plus HB whole thing with G is equal to rho C H plus HA plus HB into A। Now पुरानी इक्वेशन के हिसाब से फोर्स ऑफ बायनेंसी बाय A, फोर्स ऑफ बायनेंसी बाय B was equal to mg, ठीक है, सेकेंड पार्ट के हिसाब से। तो सच में देखा भी जाए तो नया फोर्स ऑफ बायनेंसी कितना ही लगा है, ये जो एच पार्ट जो ऊपर था वो और नीचे आ गया, उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ बायनेंसी लग रहा है वही इस पर नेट फोर्स होगा ऊपर। यस, तो ये mg के साथ कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या आ रहा है अपने पास, एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल के आएगा अपने पास यहाँ पे रो बी एच डिवाइडेड बाय रो सी एच प्लस एच ए प्लस एच बी होल थिंग विद जी। सो यू पुट द नंबर्स, सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, ठीक है, so I'm leaving it to you know the numbers, yes, so you just put it down and you will get your answer as g plus g by 6 meter per second square। now you, अभी तो हम पहली बार मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहे हैं अपन, सच में अपन देखें तो ये पहले क्या था, h ऊपर था ना, जब ये h ऊपर था तब ये बैलेंस था mg के साथ, आपने इसे नीचे पुश किया तो ये जो h के बराबर का जो वॉल्यूम है वो और डिस्प्लेस हुआ, कहाँ डिस्प्लेस हुआ, b लिक्विड में, ये में तो उतना ही है अभी, तो जो एक्स्ट्रा FB जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ वही उसे क्या प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन। सो यू वुड हैव रिटन डायरेक्टली दैट रो B into H into A into G is equal to rho C into total height H, I'm writing total height H into A, so you would have got the direct answer of acceleration as rho B H divided by rho C H into G। I'm calling this term to be H। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और ऐसे ही करेंगे अपन फाइनली जब आगे एग्जाम या होमवर्क के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो यू कैन यूज दैट। ओके, नोट इट। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर आईआईटी से लिया है मैंने, 1999 में पूछा गया था, ठीक है। तो लिखिए, ए वुडन स्टिक of length L, a wooden stick of length L, radius R, दोनों कैपिटल है, and density rho,
has a small metal piece, has a small metal piece of mass m, small m, ब्रैकेट में लिखे वॉल्यूम ऑफ मेटल पीस इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ मेटल पीस इज नेग्लिजिबल, ब्रैकेट क्लोज, attached to its one end, attached to its one end, वापस बोल रहा हूं, a wooden stick of length L, radius R and density rho has a small metal piece of mass small m of negligible volume, okay, metal piece का volume negligible है, attached to its one end. आगे लिखिए, find the minimum value of small m, find minimum value of small m that would make stick, that would make stick float vertically, stick float vertically in equilibrium, vertically in equilibrium in a liquid of density, in a liquid of density sigma, liquid of density sigma, given sigma is greater than rho. So यहाँ पे density of liquid, density of liquid वो आपको sigma दी गई है, density of stick वो rho दी गई है, और बोल रहा है कि sigma is greater than rho means liquid is more denser, तो wooden stick anyway क्या करेगी, float. क्वेश्चन समझे क्या है, एक wooden stick है, ठीक है, of length L, radius R एंड उसके किसी भी एक एंड पे या तो ऊपर या फिर नीचे एक टाइनी मेटल का पीस अटैच्ड है, उसका वॉल्यूम निग्लिजिबल है पर उसका मास है स्मॉल है, मास निग्लिजिबल नहीं है, ठीक है, ये स्टिक फ्लोट कर रहा है वर्टिकली, तो तुम्हें बताना है इस स्मॉल एम की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर सके. आई हैव टॉक्ड अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यस, इन लास्ट लेक्चर ओनली. तो बताओ स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज क्या था, व्हेन सेंटर ऑफ, यस यस, व्हेन सेंटर ऑफ मास वाज बिलो सेंटर ऑफ बायंसी. आई होप यू रिमेंबर, सेंटर ऑफ मास बिलो सेंटर ऑफ बायंसी रिप्रेजेंटेड स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, हमें मेटा सेंटर्स पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लेवल पे हमें उसी के साथ डील करना है. ओके, सो वेल, तो मैं क्वेश्चन सिचुएशन आपके लिए बना के दे रहा हूं. तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ सकती है कि ये अपने पास रॉड है ना, कुछ हिस्सा इसका फ्लोट कर रहा होगा एयर में, कुछ हिस्सा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो बाहर भी होगा इसका वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी आपको पता है ना इसकी ज्यादा है लिक्विड की, तो वीडी विल बी लेस देन द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ बॉडी. तो एक पॉसिबिलिटी है कि मेटल के पीस को कहाँ अटैच कर दिया जाए, टॉप पे. ये मैं जो गोल दिखा रहा हूं ये आपका क्या है, मेटल पीस, एंड दिस इज योर वुडन स्टिक, कैन चेक. एक ही डायग्राम बनाया जा सकता है. दूसरा डायग्राम क्या बनाया जा सकता है, दूसरा डायग्राम बनाया जा सकता है कि ये नीचे हो, ठीक है, ये नीचे हो. अब पते की बात देखिए आप, ये जो पार्ट है इसके पास मास खूब ज्यादा है ना, कंपैरेबल है मास. देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्टिक विल बी समवेयर हियर, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्टिक, सेंटर ऑफ मास ऑफ मेटल तो यही होगा C2, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी समवेयर इन बिटवीन, यस, समवेयर इन बिटवीन. तो मैंने बोल दिया ये है इनका सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है भाई, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ मास कहलाता है सेंटर ऑफ बायंसी. तो एग्जैक्टली इसके बीच में होगा, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ बायंसी. तो एक बात देखिए, इस ड्राइंग में अगर इस ओरिएंटेशन में ये वुडन स्टिक फ्लोट कर रही है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास किसके ऊपर आ गया भाई, सेंटर ऑफ बायंसी के ऊपर आ गया. तब तो ये कौन से इक्विलिब्रियम को रिजेंबल करने लगेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को. सही बात है कि नहीं. अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपन. तो यहाँ पे
ये है इसका सबमर्ज्ड वॉल्यूम, इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट क्या बनेगा, इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट बनेगा आपका सेंटर ऑफ बायंसी CV। सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। अगर मैंने स्मॉल m की वैल्यू बढ़ा दी है बच्चों, स्मॉल m की वैल्यू बढ़ा दी है, तो फिर सेंटर ऑफ मास काफी हद तक किसके पास रहेगा, किसके पास रहेगा, सेंटर ऑफ दिस मेटल के पास रहेगा, C1 या आपका C2। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि सेंटर ऑफ मास किधर आ जाए, नीचे, और क्या बन सके, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, तो थ्योरेटिकली ओनली एक स्टेटमेंट पे टिका हुआ है एक क्वेश्चन, कौन से स्टेटमेंट पे, कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग the center of mass of the system must be below center of buoyancy, or at least it should coincide for neutral equilibrium case. Okay, well, तो ये तो हमने क्या कर दिया भाई, ये रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो किसे बता रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं अपन। C1 कितना ऊपर होगा भाई, L/2, बिल्कुल। Cm कितना ऊपर होगा, यहां से ये नहीं पता मुझे, तो मैं इसे YCM लिख के छोड़ दे रहा हूं बॉटम से, we'll talk about it now। CV this also I do not know, तो उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि इसकी कितनी लेंथ सबमर्ज्ड है। I do not know कितनी लेंथ सबमर्ज्ड है, मैं मान लेता हूं कि कितनी लेंथ सबमर्ज्ड है, टोटल Y सबमर्ज्ड है। तो ये क्लियर है लिखना कि ये किस पे रहेगा, बॉटम से Y/2 पे, क्योंकि सेंटर ऑफ बायंसी इज at the center of mass of displaced liquid. Now it is floating, तो इक्विलिब्रियम लिख दें अपन इसका। तो इक्विलिब्रियम में कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे इस पर, एक तो देखेगा फोर्स ऑफ बायंसी दिखेगा, जो कहां से लगता हुआ दिखेगा, सेंटर ऑफ बायंसी से, तो ये आ गया अपने पास फोर्स ऑफ बायंसी। एंड दूसरा क्या दिखेगा इसका, mg दिखेगा। mg कहां से लगेगा, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास से, इसकी वैल्यू आएगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कैपिटल M इज मास ऑफ रॉड, कैपिटल M इज मास ऑफ रॉड, जिसे मैं किसके टर्म में लिख दूंगा, बाद में डेंसिटी के टर्म में क्या लिख दूंगा, रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज πr² इनटू लेंथ, सो दिस इज m बेसिकली। ठीक है, चलिए इक्वेट करते हैं अपन। तो लिखते हैं FB की वैल्यू होगी आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो भाई डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ दिस रॉड प्लस वॉल्यूम ऑफ मेटल, मेटल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल दिया है, सो इट विल कम आउट टू बी πr² into y, this is πr² area of cross section into y length, इसके अंदर है into g, and इसे मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ mg, या फिर मैं बाद में पुट करना चाहूंगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो चलिए एक कंडीशन या इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, दिस रो l into πr² into y into g must be equal to m plus m into g से g कैंसिल आउट। So I have one condition, चलिए रो एल की वैल्यू है सिग्मा इंटू πr² इंटू y इज इक्वल टू m प्लस m, मेक इट इक्वेशन 1। इसमें दो अननोन है, हमें सॉल्व करना है स्मॉल m के लिए, और मैंने खुद एक अननोन इंट्रोड्यूस कर लिया है, वो कौन सा है, y। तो एक और कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन ये है कि सेंटर ऑफ मास शुड बी बिलो सेंटर ऑफ मास। सो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम Cm should be below CV। so इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो फिर आपका जो YCM है उसको छोटा होना चाहिए as compared to Y/2, एंड जस्ट लिमिटेड केस के लिए अपन इक्वल भी लगा सकते हैं। तो YCM कैसे लिखोगे भाई, टफ नहीं है बिल्कुल भी। ये M1 M2 वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप खुद सोच लेना। मैंने लिया स्मॉल m से, यहाँ से मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मैं अगर फर्स्ट बॉडी कंसीडर कर लूँ तो आई विल हैव कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू C1 एंड दिस। तो इसके बीच की दूरी है L/2, दिस मस्ट बी लेस देन Y/2। ठीक है, ये वही y है, सेम स्मॉल y। सो I have the limitation here, so this cancels out. I can put this y as greater than or equal to what, this ml divided by m plus m, and from here I can write y which is equal to m plus m divided by sigma pi r square. So put this value, put
value of bar. So what we will have is m plus m divided by sigma pi r square must be greater than or equal to ml by m plus n. So cross multiply. So if you cross multiply, what you will have is m plus m ka whole square must be greater than or equal to ml sigma pi r square. So m plus m is greater than or equal to square root of ml sigma pi r square minus no minus right now. So small m should be greater than or equal to the square root ml sigma pi r square minus capital M. So this is your answer basically you got. You can convert your answer in terms of giving. So आप capital M की जगह क्या लिख लीजिए? This rho into pi r square into L. So if I do so, I can write my answer as small m greater than or equal to, इसकी जगह मैंने लिख दिया rho pi r square L into एक और pi r square L दिख रहा है आपको साथ में सिग्मा माइनस रो pi r square L. तो इसमें से pi r square L बाहर निकाला जा सकता है, बिल्कुल pi r square L बाहर निकाला जा सकता है. स्क्वायर रूट में बचेगा यहाँ पे रो एंड सिग्मा और यहाँ पर भी बचेगा रो. सो दिस आई कैन राइट द आंसर और ये आंसर था उस क्वेश्चन का. तो बेसिकली दिस हियर आइडिया इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम. कैन नोट. सो हियर वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग. ये भी उसी से मिलता जुलता है. हमारे पास एक कंटेनर है. there is a container filled with liquid and एक rod है and rod is hinged at this corner but it can rotate. Rod is hinged here. This is hinge point. तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है. ये एंगल थीटा है. मैं आपको डेटा बता रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है. आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉड. यू नो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉड और ये दिया हुआ है आपको 0.5. यू माइट बी नोइंग दिस नंबर. ठीक है, specific gravity is nothing but relative density. Second information is cross section area, which you don't need. Third thing is length of rod. Length of rod is 1 meter and the height up to which this is filled is 0.5 meter. Okay. तो क्वेश्चन ये है फाइंड थीटा वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम. So it's a simple question they asked and it was asked in 1984. ठीक है, सब्जेक्टिव हुआ करता था तब आईआईटी का पेपर. तो इसमें बोला जा रहा है कि आप बताइए कि थीटा की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए रॉड किस में हो, इक्विलिब्रियम में. इसने थीटा 0 क्यों हटाया? क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पे तो रॉड एनीवे इक्विलिब्रियम में रहेगी क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, फ्लोटिंग रहेगी. ठीक है, इसकी वजह से ये ऊपर जाना चाहेगी पर ये हिंज से पकड़ के रखेगी. दैट इज डेफिनेटली इक्विलिब्रियम. पर बोल रहे हो उसके अलावा कौन सा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है यहाँ पे. सो गाइस हियर फोर्सेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज हिंज विल टेक केयर ऑफ द एक्स्ट्रा फोर्सेस नीडेड देयर. बट हिंज क्या बैलेंस नहीं कर पाएगी? टॉर्क. तो दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो कर लेते हैं भाई. तो इसके बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे क्या लगेगा?
इसका वेट, ठीक है। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास आई एम राइटिंग हियर, दिस इज cm, और cm से क्या लगेगा, इसका वेट mg। नाउ कम्स fb। तो fb लगता है भाई कहां पे, सबमर्ज्ड पार्ट के मिड पॉइंट पे। दिस इज द सबमर्ज्ड पार्ट, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं आएगा, यस। तो यहां पे लगेगा इसके पास ऊपर की तरफ fb, दिस इज सेंटर ऑफ बायंसी cb। अब fb भले mg के इक्वल हो या ना हो, इन बोथ द केसेस दिस हिंज फोर्स विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। तो हिंज फोर्स में जानबूझ के ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं यूज करने वाला हूं नेट टॉर्क इक्वल टू 0 अबाउट हिंज। सो आई एम गोइंग टू राइट फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सो आप लिख लीजिए कि रॉड इज एनीवे इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट हिंज, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है तो हिंज के अबाउट ही करेंगे। तो अबाउट हिंज आप क्या लिखेंगे, टॉर्क ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg। दो ही फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो टॉर्क बना ही रहा है हिंज के अबाउट। हिंज के अबाउट ये टॉर्क कैसा बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और ये कैसा बना रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। नाउ कम्स हाउ टू कैलकुलेट दिस टॉर्क हियर। तो कैलकुलेशन गोज सिंपल, यहां से अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं, रेड लाइन को अगर नीचे एक्सटेंड करूं, तो आपको एक ये डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। इस डिस्टेंस को आप थोड़ी देर के लिए x बोल दीजिए, और दूसरी डिस्टेंस आपको कौन सी मिलेगी, ये जो सेंटर ऑफ mg के यहां तक की डिस्टेंस, और इसे y बोल दीजिए, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ दिस विल बी फोर्स ऑफ बायंसी का वैल्यू इनटू दिस x और mg का वैल्यू इनटू दिस y। अब मुझे इसी इक्वेशन की मदद से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा फाइंड करना पड़ेगा। सो जस्ट बी हियर। आप FB को कैसे लिखेंगे, you know it, density of liquid which is water, if I did not give you, it is water, okay, and rho into VD, displaced volume। तो displaced volume कैसे लिखोगे आप, आपको assume करना पड़ेगा कि रॉड का कुछ लेंथ किसके अंदर है, पानी के अंदर है। तो आप assume कर लीजिए कि रॉड का कुछ स्मॉल l लेंथ वाटर के अंदर है। सो आई एम assuming that, ठीक है। और उसके लिए मुझे यहाँ तक की लेंथ को मानना पड़ेगा कि वो कितनी है, स्मॉल l, ठीक है। सो रो इंटू l इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन VD इंटू G इंटू x इज इक्वल टू, मास कैसे लिखूंगा मैं, डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू इसकी ओवरऑल लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो मास हो गया इंटू G इंटू y। सो जो कैंसिल हो रहा है इसे कैंसिल कर लीजिए, कैंसल्स आउट। सो आई हैव दिस स्मॉल l into x is equal to rho of rod by rho of w into l into y. So rho of rod by rho of w is the specific gravity, you can write. This is rho specific of rod into length into y. Now I need to express this in terms of theta. So you be here. तो मैं सिर्फ इतने पार्ट के लिए ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पार्ट जिसकी लेंथ मैंने कितनी एज्यूम की है, L। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में सेंटर ऑफ बायंसी आएगा, जिसके लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2, है ना। इस साइड लिख देते हैं अपन, ये लेंथ हो जाएगी L/2, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो फिर आसानी से बता सकता है कि ये जो x मैंने एज्यूम किया हुआ है इधर, ठीक है, रॉड पूरा ये है, ये वाटर है, ठीक है। सो यहाँ तक की ये जो लेंथ मैंने L एज्यूम कर रखी है, उसके हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, L/2 cos थीटा, बिल्कुल। और y की वैल्यू रेडीमेड है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, आपको पता है ये आपकी कैपिटल L/2 है, ठीक है। तो ये आपका y है, तो y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल L/2 इंटू कॉस थीटा। आई एम सॉरी, नॉट कॉस थीटा, ये एकदम सामने आ रहा है इसके, तो ये आएगा sin theta. Okay, so let's put these numbers here. So what I have is L into x is L/2 sin theta is equal to
this rho specific gravity, the rho specific of rod into capital L into capital L by 2 into sin theta. But I want theta only. Yeah. Okay, so this cancels out. Put the numbers. You have L square is equal to 0.5 into L square. ठीक है? Now small l, you know this. You know this 0.5 meter. So you also know small l is nothing but 0.5 divided by cos theta. Put it. So you'll have 0.5 divided by cos theta square is equal to 0.5 into 1. So what we will have is cos square theta is equal to, I send it to that side, 0.5 का square divided by 0.5, so this cancels out. So cos theta is square root of 1 by 2, which is 1 by root 2, so you get theta as 45 degrees. So this is how you can solve. मैंने solution फालतू में लंबा कर दिया, आप छोटा करके solve कर सकते हैं. तो basic idea सिर्फ इतना ही था. Torque of force of buoyancy should be balanced by torque of gravitational force. Okay, no doubt. Now we are seeing little variations in force of buoyancy. ठीक है, तो इसे क्वेश्चन के जैसे ही लिखे, पर ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक कंटेनर है और वो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ. ठीक है, और कोई भी बॉडी है. ठीक है, कोई भी बॉडी है वो फ्लोट कर रही है इसके अंदर. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑफ buoyancy on the body. ठीक है, तो हम बेसिक डेफिनेशन से इसे करेंगे. क्या कंटेनर एक्सेलरेशन से फोर्स ऑफ बायंसी को फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहला लेक्चर फोर्स ऑफ बायंसी का क्या सिखाया था मैंने आपको कि लिक्विड, नेबरिंग लिक्विड जो फोर्स लगाता है, वही जो नेट फोर्स लगाता है, वही आपका क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ बायंसी कहलाता है. तो आप ऐसे सोच लीजिए कि ये जो बॉडी है इसकी जगह पे एक लिक्विड एलिमेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था. तो ये लिक्विड एलिमेंट भी कंटेनर के साथ क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेट. सो आई हैव कंसीडर्ड लिक्विड एलिमेंट. ठीक है, अब ये लिक्विड एलिमेंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? मास ऑफ लिक्विड एलिमेंट इनटू जी, यस, प्लस आसपास के लोग मिला के इस पे क्या लगा रहे होंगे, उसे क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ बायंसी. और ये क्या भी कर रहा है ऊपर? एक्सेलरेट. तो आप क्या लिखेंगे? एफ बी माइनस मास ऑफ लिक्विड एलिमेंट इनटू जी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड एलिमेंट इनटू ए. तो आपका जो एफ बी आएगा वो कितना आ जाएगा? mass of liquid element into G plus A. And what is mass of liquid element? Will be the density of liquid rho L into this volume, जिसे हम आगे क्या बोलेंगे? displaced volume into G plus A. ठीक है, तो what you got is rho L into VD into G. पहले हुआ करता था, अब क्या बन गया? फोर्स ऑफ बायंसी आपका rho L VD into G plus A. ध्यान रहे, ये बॉडी नहीं है, ये लिक्विड एलिमेंट है. ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, जैसे ये बॉडी है ही नहीं, वहां पे लिक्विड एलिमेंट है, तो ये पूरा लिक्विड जो है वो कंटेनर के साथ क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेट. तो अपार्ट फ्रॉम द एमजी ऑफ द बॉडी, इस पे जो नेट फोर्स आएगा वही उसे क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सेलरेशन. तो इन शॉर्ट आप याद क्या रख सकते हैं यहाँ पे? rho L into VD into G इफेक्टिव. सेम टोन पे अगर ये कंटेनर नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता, यस, ये कंटेनर अगर नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता तो फोर्स ऑफ बायंसी कितना लगता? तो फोर्स ऑफ बायंसी लगता rho L VD into G minus A. And if container is in free fall, तो बताओ फोर्स ऑफ बायंसी कितना लगता? भाई बिल्कुल जीरो लगता फोर्स ऑफ बायंसी, बिकॉज कोई प्रेशर डिफरेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता. मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ. कंटेनर में फ्री फॉल में आ गया तो कोई प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई नेट फोर्स नहीं होगा. ये फॉर्मूला भी बता रहा है. ठीक है, तो अपन क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स ऑफ बायंसी व्हेन कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग कैन बी रिटन एज rho L into VD into G इफेक्टिव. ठीक है,
and where g effective you can calculate by mod of g minus a. नाउ माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव मैं हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कंटेनर्स के लिए भी लगा सकता हूँ फोर्स ऑफ बायनेंसी के केस में? तो चलिए मैं भी आपको समझाता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि कंटेनर है और वो कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, तो वही उसकी फ्री सरफेस कुछ ऐसी हो जाएगी बिल्कुल। अब मान लो उसके अंदर कोई भी एक बॉडी है, हमें निकालना है फोर्स ऑफ बायनेंसी कितना है। तो क्या सोचते हैं अपन कि उसी बॉडी के शेप का एक लिक्विड एलिमेंट उठा लेते हैं वहां पे, ठीक है, ये लिक्विड एलिमेंट आ गया। अब ये लिक्विड एलिमेंट पे कौन कौन से फोर्स आ रहे होंगे? मास ऑफ लिक्विड एलिमेंट इनटू जी, यस। अब बाकी कौन से फोर्स आ रहे होंगे? बाकी फोर्स आ रहे होंगे जो सराउंडिंग लिक्विड इस पर लगा रहा होगा, और जो सराउंडिंग लिक्विड इस पर लगा रहा है वही नेट क्या कहलाएगा? आपका फोर्स ऑफ बायनेंसी। तो इस बार आपके फोर्स ऑफ बायनेंसी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, फोर्स ऑफ बायनेंसी एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ बायनेंसी एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, बिकॉज वाई में इसे बैलेंस करना है और इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा इस एलिमेंट के पास। तो आप क्या लिखेंगे? आपका जो एफ बी एक्स है उसका वैल्यू निकल के आएगा एम एल इंटू ए, यस। जैसे आप फाइनली क्या लिख पाएंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डिस्प्लेस वॉल्यूम इंटू ए, एंड एफ बी वाई as usual mg को बैलेंस कर रहा है, so ml into g, this will be rho l vd into g, yes or no? इसका मतलब आपका जो टोटल फोर्स ऑफ बायनेंसी आएगा वो एक एंगल पे एक्ट करेगा, यस। तो टोटल फोर्स ऑफ बायनेंसी इस एलिमेंट पे एक तो इधर आ रहा है आपका एफ बी वाई और इधर लग रहा है एफ बी एक्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा कौन? एफ बी। और इस एफ बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी? आपकी रूट ऑफ दीज टू नंबर्स विच विल बी रो एल वी डी ए का स्क्वायर प्लस रो एल वी डी जी का स्क्वायर। जैसे आप क्या लिखेंगे? एफ पी इक्वल टू रो एल वी डी को कॉमन ले लीजिए, विल बी हैविंग रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस और नो? सो दिस इज व्हाट यू हैव। नाउ द सेम थिंग you would have done there also. I hope you got it, yes? Well, no problem. तो वो फॉर्मूला आप कहाँ भी लगा सकते हैं जब कंटेनर कैसे एक्सेलरेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टली। ओके, कैन नोट डाउन। चलिए इस बार ले लेते हैं कि कंटेनर किसी एंगल पर जा रहा है, ओके। कुछ फ्री सरफेस कुछ एंगल बनाएगी, ये आपका बॉडी है और मुझे चाहिए फोर्स ऑफ बायनेंसी, रिक्वायर्ड टर्म्स यू नो, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या वो फॉर्मूला लगेगा भाई, रो एल वी डी इंटू जी इफेक्टिव। पहले बेसिक से करते हैं फिर चेक करेंगे वो लगेगा क्या। तो वापस क्या मानेंगे अपन? लिक्विड एलिमेंट, बिल्कुल ठीक है। एक काम कर लेते हैं, अपने एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर लेते हैं ए एच एंड ए वी में, ठीक है। तो अब इस लिक्विड एलिमेंट पे एक तो नीचे फोर्स लग रहा है एम एल जी, ठीक है। इसके पास एक्सेलरेशन कौन कौन से हैं? इसके पास ए वी ऊपर है और सामने की तरफ ए एच है। तो इसमें एक एफ बी वर्टिकल में भी आएगा एक्स वाई की जगह अगर आप लिखना चाहें, और एफ बी हॉरिजॉन्टल में भी आएगा। चलो भाई न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि एफ बी वर्टिकल माइनस एम एल जी मस्ट बी इक्वल टू एम एल ए वी, यस। तो एफ बी vertical is equal to ml into g plus ab, yes. So fb vertical is equal to rho l into vd into g plus ab. Note this number. Now fb horizontal is equal to ml into h. So fb horizontal is equal to rho l into vd into AH. Also note this. So net FB will be the square root of FBV square plus FBH square. So this FB will be root of this number which is rho L VD G plus AV इसका पूरा स्क्वायर प्लस rho L VD एच स्क्वायर। रो एल वी डी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, बिल्कुल। और अंदर बचेगा मेरे पास
AH square plus G plus AV का होल स्क्वायर। तो लेट अस चेक कि क्या रिजल्ट यहाँ से भी लाया जा सकता था। यस, बिल्कुल चेक करिए। ये आपका G है और ये आपका A है, इसके पास इधर AH है और इधर AV है। लेट्स एक्सप्रेस। तो G को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन, माइनस ऑफ जी जे क्या। A को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, AH I क्या प्लस AV जे क्या। G माइनस A को क्या लिखेंगे, G माइनस A को लिखेंगे अपन माइनस ऑफ AH I का प्लस G minus A. So minus of G plus AV J cap. So what will be mod of G minus A will be root of AH square plus G plus AV का whole square. Well, this still works. Now, सारी चिंताएं छोड़ देंगे अपन। तो अपन अब क्या याद कर लेंगे कि force of buoyancy in accelerated container case is what? This Rowell PD G effective, where G effective is simply G minus A. Okay, it is applicable in all the three cases. Well, let's solve the last question on this idea of force of buoyancy. Note down. So, in this question, we are given with a container. Okay, and this container is filled with two immiscible liquids, densities ρ1 and ρ2. There is a block which is at the interface, और ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग बंधी हुई है फ्लोर से। ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड दिस इज द ब्लॉक। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और ये दिया हुआ है कि जो कंटेनर है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है G/2 से, ठीक है, और मुझे कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। दिस इज अवर ब्लॉक। मुझे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक दी हुई है। लिख लीजिए डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, वो दी हुई है मुझे 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मुझे डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड दिया गया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज 10 मीटर क्यूब। See, huge block, 10 meter cube, and okay, थोड़ा चेंज, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज नॉट 10 to the power -3 मीटर क्यूब, ठीक है। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन यू हैव इज 2/5 of volume of block is in denser liquid. 2/5 of volume of block is in denser liquid, ठीक है, and volume of string is negligible. Volume of string is negligible. Find tension in a string. So I explain the question here. एक कंटेनर है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड भरे हुए हैं, ρ1 ρ2 डेंसिटी है, ब्लॉक फ्लोट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द फ्लोर, एंड ब्लॉक दोनों ही लिक्विड में उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट है, इंटरफेस पे है ब्लॉक। कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर G/2 से, और आपको रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशंस दी गई है, और ये भी बोला गया कि 2/5 का वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इन डेंसर लिक्विड, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो 2V/5 है। तो इफ आई हाईलाइट, तो आपका जो ब्लॉक डेंसर मतलब ये, तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये है आपका 2V/5, एंड फिर जो ऊपर है वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फिर बताओ, V - 2V/5, मतलब ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा 3V/5, where V stands for वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो वेरी सिंपल है कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्राउंड फ्रेम की,
तो ग्राउंड फ्रेम में मेरा ये ब्लॉक है वो भी क्या कर रहा होगा, वो भी एक्सेलरेट कर रहा होगा ऊपर। या फिर आप चाहे कंटेनर पर बैठ जाए जाके, तो फिर ये ब्लॉक किस में देखेगा, इक्विलिब्रियम। यू आर फ्री टू यूज एनी फ्रेम, सो आई एम सॉल्विंग इन ग्राउंड फ्रेम ओनली, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छे से आता है फ्रेम चेंज करना। एंड फोर्स ऑफ बायंसी फ्रेम पे डिपेंड, फोर्स ऑफ बायंसी आपके फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फोर्स ऑफ बायंसी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंटेनर ग्राउंड फ्रेम में कितना एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं अगर कंटेनर के फ्रेम में चला गया तो फोर्स ऑफ बायंसी बदल जाएगा, नो। ओके, सी है। तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जरा देख लेते हैं। मैं सुपरपोजिशन यूज कर रहा हूँ फोर्स ऑफ बायंसी में, सो आई विल बी राइटिंग फोर्स ऑफ बायंसी बाय 1, फोर्स ऑफ बायंसी बाय 2, टेंशन इन स्ट्रिंग, यस, एंड डेफिनेटली इट इज एक्सेलरेटिंग। इन फ्रेम ऑफ कंटेनर आप इस एक्सेलरेशन की जगह नीचे की तरफ मास ऑफ ब्लॉक इनटू ए लगा देंगे, ठीक है। तो आप जरा वैल्यूज लिख लेते हैं। FB1 will be equal to density of liquid 1 into volume displaced in 1 into G effective. FB2 which will be density 2 into VD2 into G effective, and rest you know already. And mass of block, how will you calculate? So mass of block will be writing density of block into volume of block. So we are going to put the numbers. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताएगा अपने को, ये बताएगा FB1 प्लस FB2 माइनस mg, ओह आई एम सॉरी मैंने mg नहीं लगाया, mg लगेगा नीचे, mg minus t will be equal to ma. So let's put the numbers. So FB1 is rho 1, VD1, G effective will be G plus A here, plus rho 2, VD2, G plus A, minus mg minus t equal to ma. So I'm going to put the numbers here. What is rho 1? Rho 1 is 1000. VD1 is 3 by 5 into volume 10 to the power minus 3 into G plus A, which is 3G by 2. G plus G by 2. So I write 3 by 2 into 10. This is my first term. Then second term, density 1500 into 2 by 5, 10 to the power minus 3, 3 by 2 into 10. Now third term, minus mg, ठीक है। एक काम करिए, इसे भी उधर ही भेज देते हैं अपन, या इसे इधर ले आते हैं। तो माइनस ऑफ m is density of block 800 into volume 10 to the power minus 3 into G plus A, which is 3 by 2 into 10. This is your tension. So guys, if you solve, so it's easy calculation. So 5 times 5 cancels, 10 to the power minus 3 cancels here, and 2 cancels, 5 cancels 3 times. Then in this, again this cancels out, 2 cancels out 4 times. So you have here 3 into 3, 9, then again 9, 3 into 3, minus you have 12 is equal to T. So guys, T is 6 Newton. So in this question, it became very easy once we understood how to deal with force of buoyancy in accelerated containers. और अगर आप कंटेनर के फ्रेम में जाते हैं तो ये नंबर्स चेंज नहीं होते, सिर्फ ये एक्सेलरेशन नहीं दिखता, इसकी जगह आप नीचे क्या लगा देते हैं, स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस लेक्चर, फोर्स ऑफ बायंसी खत्म हो चुका है। I'll take one more class on how to write forces on the walls of container by liquid, ठीक है, and then I'll take lecture on fluid dynamics. Okay, so I'll give you homework after today's lecture on Google Classroom. Thank you. और हाँ, एक और बात, जिस दिन लेक्चर अपलोड हो रहा है आप उसी दिन लेक्चर देखें, ओके। मैं जैसे मैं अपलोड करूंगा उसके 24 आवर वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका वो लेक्चर छूट जाएगा, फिर मैं हेल्प नहीं करूँगा, इससे क्लियर। तो सीरियसली देखिए, होमवर्क मैं जब दे रहा हूँ उस दिन करिए, नहीं तो आप
कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते हैं अगर आप फिजिक्स के बिना सिलेक्ट नहीं होंगे तो, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू।